हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। हाजिर हैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अपनी क्लास आगे करते हैं बच्चों। 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। इसके पहले मैं 3 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अपलोड कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट अपने पूरी हो चुकी है बच्चों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड का लेक्चर है, जिसके अंदर अपन बच्चों गॉस थ्योरम की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस की मैं बात करूँगा। अच्छा बच्चों, ये जो आज का लेक्चर है ये बोर्ड के लिए, बेसिक बोर्ड के लिए होने वाला है। स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, नीट वाले बच्चों को इससे इतना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, फ्लक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इस वजह से नीट को ये काम आ सकता है। बाकी बोर्ड के पर्पज़ से लेक्चर तैयार किया गया है जो बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड का देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंदर अपन गॉस थ्योरम की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत काम का टूल है, जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब तक अपन बच्चों कुलाम्स रूल पढ़कर आए थे, कुलाम्स लॉ अभी तक अपन पढ़कर आए थे। उसके कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था, लेकिन अपन ने कुलाम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन भी पढ़ी थी। अच्छा बच्चों, जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो बाकी के 3 लेक्चर देखें, तो ही उन्हें यह समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड उन्हें समझ में आएगी, अदरवाइज़ उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ बच्चों। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, एरिया क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ एरिया। तो आप कहोगे सर एरिया हम बचपन से कैलकुलेट करना जानते हैं। अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं, रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ होता है, स्क्वायर का एरिया अपना ए स्क्वायर होता है, जो हम जनरली पढ़कर आए हैं। मैं आपसे पूछूं एरिया स्केलर है कि वेक्टर है बच्चों, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली आप कहोगे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है सर, क्योंकि हमें बचपन से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है। डायरेक्शन के बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन आज दिन तक कभी दी ही नहीं, या हमें कभी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी ही नहीं बच्चों। एम आई राइट? अगर मैं आपसे पूछूं एरिया स्केलर है कि वेक्टर, तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन नहीं, मैं कहूँ एरिया इज़ नॉट अ स्केलर, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तब आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तो आप चौंक जाएंगे, यार एरिया वेक्टर कब से होने लगा? तो बच्चों एरिया जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें बच्चों इसके पास होती है। अब समझते हैं डायरेक्शन कैसे देंगे। हमारे पास बच्चों 2 तरह के शेप होते हैं, 2 तरह की सरफेस हम कह सकते हैं। एक हमारे पास ओपन सरफेस होती है बच्चों। ओपन सरफेस मतलब जो ऊपर से भी खुली हो, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरह से 2D शेप हमारे पास जो होते हैं। ओपन शेप जो बच्चों अपने पास होती है जनरली वो 2D शेप्स होते हैं। कौन से शेप होते हैं बच्चों? 2D शेप्स होते हैं। ये हमारे पास 2D शेप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, 2D शेप में कौन कौन से आते हैं अपने पास? सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। ये सारे अपने कैसे हैं बच्चे? सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जितने भी 2D शेप्स हमारे होते हैं बच्चों वो ओपन सरफेसेस होते हैं, ओपन शेप्स होते हैं। अब इनमें 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे? या तो हम एरिया वेक्टर को ऊपर मान सकते हैं, ऊपर की तरफ, या फिर उसकी डायरेक्शन अपन नीचे मान सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ डायरेक्शन हो सकती है। जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, एक बुक है, बुक के ऊपर भी एक एरिया होता है, अपर साइड भी एक एरिया होता है, और एक एरिया नीचे की तरफ होता है। तो अब दोनों में से कौन सी डायरेक्शन अपन चूज़ करेंगे, तो ये बच्चों ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपन दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन अपन चूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं बच्चों डायरेक्शन को सेलेक्ट करने के, या तो हम ऊपर ले सकते हैं या हम नीचे ले सकते हैं। सपोज़ मान लेता हूँ कोई कैंडिडेट है ए, उसने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर मान ली, और सेकंड कैंडिडेट है उसने बी डायरेक्शन जो है वो नीचे मान ली। तो दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ़र्क कितना आएगा? अगर ए का आंसर पॉजिटिव है तो बी का आंसर नेगेटिव होगा। बच्चों यहाँ पर देखो, हमने वेक्टर को दिखाने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। वेक्टर के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमारा ए है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है। इसे मैं डी से दिखा देता हूँ। तो ये हमारी डायरेक्शन को बताता है, ये हमारे मैग्नीट्यूड को बताता है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाल लिया? LB, ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो L इंटू बी हमारा एरिया हो जाएगा। यूनिट वेक्टर हमारी डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन हमारे पास 2 चॉइसेस होती है बच्चों 2D शेप में, ये बात ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं 3D शेप की, तो 3D शेप में बच्चों हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, यानी कि बाहर की तरफ, आउटवर्ड टू द नॉर्मल। ध्यान देना, इस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, बाहर की तरफ।
अच्छा, क्लोज सरफेसेस कौन से होते हैं बच्चों? 3D शेप्स। जितनी भी 3D शेप्स होती हैं बच्चों वो हमारे लिए कैसी होती है? क्लोज होती है। 3D शेप में कौन कौन आ गया अपना? स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे हमारे क्या होती है बच्चों? क्लोज सरफेस होती है। तो अगर हमें 2D शेप दिए जाते हैं, 2D सरफेसेस अगर हमें मिलती है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों हम कैसे लिखेंगे? दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन आप चूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना है बच्चों हमें, अगर हमने किसी क्वेश्चन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड मानी है तो उस पूरी प्रॉब्लम में आपको अपवर्ड ही माननी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही प्रॉब्लम में हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्लोज सरफेसेस के केस में डायरेक्शन फिक्स है, बाहर की तरफ ही होगी, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर नहीं होता, क्योंकि बच्चों क्लोज सरफेस में एरिया बाहर की तरफ का ही काउंट होता है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा मैग्नीट्यूड 4r² हमारा मैग्नीट्यूड जाएगा, एज कैप जो है हमारी वो क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर हमारी यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जो कि डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों? आउटवर्ड टू द नॉर्मल होती है। क्लियर हुई बात? अब आगे चलते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों ये बताता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, अभी तक हम एरिया वेक्टर पढ़ चुके हैं, एरिया वेक्टर से कोई भी एरिया हम ले लेते हैं, कोई भी, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के समझ सकता हूँ, एक गेट है और एक विंडो है, दो अलग अलग कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जैसे मान लेता हूँ ये एक गेट है, ठीक है, ड्राइंग पे ना जाए, सिर्फ भावनाओं को समझे, और ये एक विंडो है, ठीक है, इसको मैं W कह देता हूँ, इसको मैं G कह देता हूँ। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ से मैं कहूँ यहाँ इस गेट से पास होने वाले स्टूडेंट्स की काउंट कितनी है, जैसे मान लेता हूँ इस गेट से एक साथ में 5 स्टूडेंट पास हो सकते हैं। कितने बच्चों? 5 स्टूडेंट पास हो सकते हैं। तो आप जानते हो विंडो से कम होंगे, 1 या 2 ही हो पाएंगे, मान लेते हैं 2 होंगे। रीज़न, क्योंकि बच्चों इसका एरिया ज़्यादा है, इसका जो एरिया है, गेट का जो एरिया है वो ज़्यादा है, और विंडो का जो एरिया है बच्चों वो कम है। एरिया कम है तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस की, यानी कि इससे पास होने वाले बच्चों की काउंट भी कम होगी। विंडो से कम बच्चे निकल सकते हैं, गेट से ज़्यादा निकल सकते हैं। सिमिलरली इस काउंट को ही बच्चों क्या कहा जाता है? फ्लक्स, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस को क्रॉस कर सकती है, कितनी फील्ड लाइंस को पास कर सकती है, इसकी काउंट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हुआ मेरी बात? यानी कि हम ये देखना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस कर रही है, वो फ्लक्स कहलाती है। जैसे मैं गेट और विंडो के एग्जांपल लूँ, तो गेट से ज़्यादा लाइन क्रॉस हो रही है तो गेट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू विंडो। समझ रहे हो बात? या अगर मैं विंडो को कंपेयर करूँ किसी होल से, छोटा सा होल है जो विंडो के कंपेरिजन में छोटा है, तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगी, तो उसके लिए फ्लक्स भी कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा बच्चों, फ्लक्स क्या है? एक तरह की काउंट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, मतलब डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा सीधा हम 2 + 3 5 कर सकते हैं, मुझे डायरेक्शन कभी परेशान नहीं करेगी फ्लक्स के केस में। ध्यान रखना, जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मेरे पास 2 फ्लक्स है, एक के ऊपर फ्लक्स 1 है, दूसरे पर फ्लक्स 3 है, तो मैं दोनों को मिला के 5 कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होने वाली, सिंपल प्रॉब्लम है। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। 12th वाले बच्चों के लिए नया साइन है, फाई से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को। आगे चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा चाहता हूँ, ये एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, ये एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, इसमें से ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, तो कितनी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी, ये हमारा फ्लक्स कहलाता है। क्लियर हुई मेरी बात? इसको मैं क्लियर करता हूँ कि आप उसको देख पाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस को क्रॉस किया, वो बच्चों क्या कहलाता है? हमारा फ्लक्स कहलाता है। क्लियर हुई? अब इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ध्यान रहे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों किया बच्चों? क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और हमें चाहिए स्केलर। तो ध्यान रहे बच्चों, हमें 2 तरह के प्रोडक्ट सिखाए जाते हैं। 11th क्लास में हमने 2 तरह के प्रोडक्ट पढ़े होंगे। एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट,
जैसे मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे स्केलर मिलती है, यानी कि एक सी क्वांटिटी मिलेगी। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो ध्यान रहे, जब हमें वेक्टर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, जब हमें स्केलर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट थी बच्चों स्केलर क्वांटिटी की, तो मैंने स्केलर प्रोडक्ट किया, ई डॉट ए हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो साथ में कॉस थीटा आता है बच्चों। कॉस थीटा, थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल है। जाहिर सी बात है, दो वेक्टर हैं तो वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा। सिंपल सी बात है, दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा। मैं इसको एरेज करके ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। अभी देखो, जैसे सपोज़ मानो फ़िलहाल तो यहाँ पर तो जैसे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है सबको, और एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब दो वेक्टर हैं बच्चों, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल तो पॉसिबल होगा ही सही। तो ये एंगल ही बच्चों क्या कहलाता है, थीटा, जिसे हम कॉस थीटा की टर्म में लिखते हैं। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारा कॉस थीटा आता है, ये हम जानते हैं। अच्छा बच्चों, फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले हमने फ्लक्स का मतलब समझा, क्या कि किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसकी काउंट को ही वो बताता है। फ्लक्स ज़्यादा होने का मतलब हो गया ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है, फ्लक्स कम होने का मतलब हो गया कम फील्ड लाइंस पास हो रही है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे फ्लक्स को इंक्रीज़ करना है तो क्या करूँ? तो देखो, फ्लक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं ये पूछना चाहूँ फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो याद करो, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पुरानी क्लास में। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी प्रॉपर्टीज़। अगर फील्ड लाइंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा, और उनके बीच का एंगल चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन बातों पर डिपेंड करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और थीटा, तीन बातों पर ये डिपेंड करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली बात। अब देखो, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों, जब दोनों, यानी कि हमारा ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर आ जाते हैं, ये देखो ई वेक्टर भी हमारा इस तरफ है, ए वेक्टर भी हमारा इस तरफ है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चों तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, ज़ीरो। और बच्चों, कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, +1। ये ध्यान रखना, कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं उस केस में हमारा फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है। और बच्चों, यही ध्यान रखना, ये मैक्सिमम फ्लक्स भी है, इसी को हम फाई मैक्सिमम भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना पॉसिबल है तो मैक्सिमम फ्लक्स +EA पॉसिबल है, मिनिमम कितना पॉसिबल है वो नेगेटिव फ्लक्स होता है। तो बच्चों, फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, क्लियर हुई बात, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, 0 डिग्री अगर उनके बीच में एंगल बनता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं। अपोजिट डायरेक्शन से मेरा मतलब आपके सामने फिगर में दिख रहा होगा, एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में हमारा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 180। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। कितनी होती है, -1। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर cos 180 -1 रखेंगे तो -E है। ये हमारे पास बच्चों मिनिमम फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है, यानी कि मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, -EA। मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है बच्चों, +EA। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए, यानी कि सेम डायरेक्शन में आ जाए। मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट हों, यानी कि 180 डिग्री एंगल हो जाए। क्लियर हुई बात। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो कब होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। बी और ई वेक्टर जो है बच्चों वो हमारा परपेंडिकुलर आ जाए। ये देखो, परपेंडिकुलर का मतलब दिख रहा है आपको, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। cos 90 की वैल्यू
ज़ीरो हो तो हमारा फ्लक्स भी ज़ीरो। ये मिनिमम नहीं होता, मिनिमम माइनस ए होता है। ध्यान रहे बच्चों, अब ये 3 बातें अपने को बहुत काम आने वाली है। फ्लक्स ज़ीरो कब होगा हमें याद रखना है, फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा हमें याद रखना है, फ्लक्स मिनिमम कब होगा ये हमें याद रखना है। ये 3 हमारे ब्रह्मास्त्र हैं बच्चों। क्या है बच्चों ये हमारे ब्रह्मास्त्र। इनको यूज़ करते हुए हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो अपना टॉपिक था। देखो उसके पहले मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको करा देता हूँ। देखो आपके सामने एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ध्यान, अब आपसे पूछा है इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है अपने को। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, इसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। कहाँ गया, ये रहा। इसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है, हमें ए दिया गया 5। अच्छा ए हमें 5 दिया है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर कर लेंगे इसको तो 25 हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया है। अच्छा बच्चों ध्यान रहे, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा यूनिट में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऐसा यूनिट में है कि न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में दिया गया है बच्चों। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बच्चों कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहले ही दे रखा है, उसने कितना दे रखा है बच्चों, 20 गिवन है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, हमें ई मिल गया, हमें ए मिल गया। फ्लक्स पूछा था, हमें क्या चाहिए, थीटा और चाहिए। थीटा देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया भी मैं इसी तरफ मान लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ओपन सरफेस है तो मेरे अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ। अदर की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड भी ले सकता हूँ, राइट साइड भी ले सकता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले ली, यानी कि मेरा जो थीटा है वो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ई ए कॉस थीटा। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये प्लस का ई ए आ जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, ई की जगह ई की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर हुआ मेरी बात। सबसे ये 10⁻⁴। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर, यानी कि लगभग आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 आया, लगभग ये आएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो यूनिट निकल कर आई वो ये निकल कर आई। क्लियर हुआ बच्चों। सबसे इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर हुई बात। हमें इस तरह से आंसर निकालना होता है अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। देखो यही चीज़ यहाँ पे की हुई है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने सिर्फ आपको समझाई थी। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये अपना आंसर हो गया। वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, समझाने की ज़रूरत नहीं है, वही सब कुछ काम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया क्या था, एरिया को मैंने कन्वर्ट कर लिया, थीटा में 0 डिग्री है क्योंकि मैंने सेम डायरेक्शन में माना है। अच्छा अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेते, जैसे किसी ने कहा नहीं सर मैं तो इस डायरेक्शन में लूँगा एरिया वेक्टर को, तो ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क इतना सा आएगा, उसका आंसर माइनस में आ जाएगा, वैल्यू सेम होगी। ये चीज़ अपन पहले बोल चुका हूँ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम हमारे अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं अगर ओपन सरफेस है तो यहाँ पर ओपन सरफेस थी इसीलिए मैंने सेम डायरेक्शन में लिया तो आंसर प्लस आया। आप अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो आंसर माइनस आ जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर हुई बच्चों बात। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार थोड़ा लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का। इस बार हमें एक ओपन सरफेस की जगह क्लोज सरफेस दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है बच्चों, क्लोज सरफेस। अब ध्यान देना, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों, बाहर की तरफ। तो इसके लिए एरिया इस तरफ होगा, इसके लिए एरिया इस तरफ होगा, दिखा रखा उसने पहले ही। इसके लिए एरिया इस तरफ होगा और इसके लिए एरिया इस तरफ होगा, ध्यान रखना। अब हम सरफेस के नाम दे रखे हैं उसने, देखो ये हमारी ए सरफेस है। अब ए सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। देखो ए सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो हम क्या करेंगे, पहले ए फेस की बात करता हूँ, इससे फ्लक्स निकाल लेता हूँ। तो इससे फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, जाहिर सी बात है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या मैं माइनस ये लिख दूँ, हाँ या ना। सॉल्व कर लेंगे, माइनस ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कितनी है अपने पास 20। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, कुछ नहीं दे रखी तो इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं फ़िलहाल।
इसकी जो भी इसका एरिया जो है उसको हम ए मान लेते हैं, फिलहाल हमें एरिया नहीं दिया हुआ, तो -20 हो गया। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब इस वाले सरफेस की बात करता हूँ, सी वाले की। सी वाले में देखना बच्चों, ध्यान दो, एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, हाँ या ना? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए? यस और नो? सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का EA, हाँ या ना? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं +20A। क्लियर हुई बात। तो जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन मिलेगी हम क्या करेंगे, पार्ट्स को तोड़ लो भाई, जो जो हमें दिखा वो तोड़ लेते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड शेप हमारे पास रहा बी में ध्यान दो, एरिया हमारा ये रहा भैया, आउटवर्ड टू द नॉर्मल, बाहर की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। एंगल कितना हुआ बच्चों? 90। एंगल 90 हुआ तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया बच्चों? 0। कितना हो गया? तो भैया यानी कि ये सिलेंड्रिकल वाला तो रोल में नहीं है। अब यहाँ पर देखो, टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो फाइनल माइनस, यानी कि अब जब आप इसको टोटल फ्लक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, -20 + 20 कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। यानी कि आप खुद समझो इस चीज़ को, अगर हम इतनी कैलकुलेशन नहीं भी करते, ध्यान देना, अगर हम मान लेते हैं यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर हुई होगी, ध्यान देना, जितनी फील्ड लाइंस के अंदर एंटर हुई होगी, मान लेते हैं 10 फील्ड लाइंस एंटर होती है, तो यहाँ से बाहर भी तो उतनी निकलेगी ना यार, हाँ या ना? आप खुद समझो, जितनी यहाँ से एंटर हुई थी उतनी यहाँ से बाहर भी तो निकलेगी ना यार। तो जब जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई थी, जितना फ्लक्स इन हुआ है उतना ही आउट भी तो है। जब दोनों फ्लक्स बराबर हैं तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी कि ΔΦ कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया बच्चों? 0 आया। ध्यान रहे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें क्लोज सरफेस दिया जाता है, इसकी जगह अगर मैं कोई स्फीयर भी मिलता तो भी इससे भी लिंक फ्लक्स कितना होता बच्चों? ΔΦ कितना होता है इसके लिए भी? 0। आर्बिट्री कोई सा भी शेप बना लो, ये लो, इसके लिए भी ΔΦ कितना होगा बच्चों? 0। बट ध्यान रहे, कंडीशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगना चाहिए, यानी कि चार्ज बाहर कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ कहीं चार्ज है, अब इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा बच्चों, किसी चार्ज के कारण तो जनरेट हुआ होगा ना, वो चार्ज बाहर कहीं रखा हुआ है, यहाँ कहीं रखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर होता है, चार्ज हमारा बाहर होता है, क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? इस तरह से निकालते हैं। क्लियर हुई बात। हमें अलग अलग सरफेस में हम तोड़ लेंगे, यानी कि हमें एक साथ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग सरफेस में तोड़ लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आया बच्चों? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होता है बच्चों? 0, अगर चार्ज बाहर प्रेजेंट है तो। ये ध्यान रखना है हमें। देखो ये उसकी कैलकुलेशन है, ये कॉस्ट का कैलकुलेट करके फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? इसका 0 आएगा। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमें दे रखा है, एक स्क्वायर रखा हुआ है, क्यूब है सॉरी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हमें दे रखे हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हमें दे रखे हैं। अब देखो EY EZ 0 होने का मतलब है इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है, वो ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ लग रहा है। अब ध्यान रहे बच्चों, ये x पर डिपेंड कर रहा है। x का मतलब हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। पहले वाले केस में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, दोनों पॉइंट के लिए सेम था तो कट गया था। अभी सेम नहीं है तो कट नहीं सकता। क्लियर हुई बात? तो अभी सेम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कटेगा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे करना है इसको, ध्यान दो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले फेस को, मैं इस फेस को नाम दे देता हूँ A B C और ये D। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने इसको नाम दे दिया A B C D, ठीक है। और इस वाले फेस को मैं अलग नाम दे देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसको मैं नाम दे देता हूँ D, तो वहाँ हो गया ना, E F G
H, इसको मैंने अलग ना। अब देखो मैं सबसे पहले इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर की तरफ है, एरिया कहाँ है, बाहर की तरफ है। इधर बना देता हूँ मैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कुछ इस तरह से है, एक ही डायग्राम, अपन कलाकारी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला मैंने बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है अल्फ़ा, एक्स की जगह कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ए है, तो ए के ऊपर पावर यानी कि अंडर रूट लगा देता हूँ मैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एरिया हमारा कहाँ हुआ, बाहर की तरफ हुआ, इसको मैं कह देता हूँ ए स्क्वायर, क्योंकि हमें क्यूब का साइड जो है वो ए दे रखा है, तो हम इसको फिलहाल ए स्क्वायर ही कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। तो क्यूब का साइड यहाँ पर ए है, तो ये अपना ए स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके लिए फ्लक्स कितना निकल कर आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फ्लक्स हमारा निकल के आएगा भैया, माइनस में आ जाएगा ई ए। क्लियर हुई मेरी बात। फ्लक्स कितना है बच्चों, माइनस का ई ए। क्लियर है बात। ई की जगह ई की वैल्यू रख देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा अल्फ़ा अंडर रूट ए इंटू ए स्क्वायर। तो अपने को फ्लक्स जो मिलेगा वो मिल जाएगा अल्फ़ा ए की पावर 3/2। क्लियर हुई बात, माइनस में, हाँ या ना, पक्की बात, क्लियर है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले सरफेस की बात करते हैं जो दूसरी वाली है, इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान दें। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, प्लस का ई है, हाँ या ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस ई है। इसको भी मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ, इसी को मैं इसको मिटा के ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये मैं यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको अपन, वही सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इस तरफ है, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बच्चों अल्फ़ा इस बार अपना हो जाएगा अंडर रूट में 2a। अच्छा मैंने 2a क्यों लिया, क्योंकि भैया डिस्टेंस चेंज हो गई, a और a 2a हो गई। इस वाले फेस के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 2a हो गई। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अंडर रूट में है ये। एरिया हमारा वही जो था वही रहेगा, ए स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा अंडर रूट 2 ए की पावर 3/2। यानी कि इस बार इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वरना गिचपिच हो गया सारा है। तो इसको थोड़ा अपन क्लियर करके दोबारा इसको मैं क्लियर करके यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं अब ना सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू लिख देता हूँ, किसकी कितनी वैल्यू आई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ किसकी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपन ने सीख ही लिया, अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ वैल्यू लिख के बता देता हूँ किसकी कितनी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई अपन यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आई अपने पास माइनस अल्फ़ा ए की पावर 3/2 आई। इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास, प्लस अंडर रूट 2 अल्फ़ा ए की पावर 3/2 आई या नहीं आई। अब अपने को सॉल्व करना है, फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या करेंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अल्फ़ा ए 3/2, इसको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये अपना अंडर रूट 2 अल्फ़ा ए की पावर 3/2। अब बस इसमें से जो कॉमन आ रहा है ये टर्म कॉमन आ रही है, तो अपना जो आंसर मिलेगा देखो यहाँ पे अपना जो आंसर मिलेगा, ये मैं यहाँ देता हूँ अल्फ़ा ए की पावर 3/2 अंडर अपना 1 माइनस में ये प्लस अंडर रूट 2, यानी कि जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2 - 1 अल्फ़ा ए की पावर 3/2।
2। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू में हमें दे रखी है, ए की वैल्यू में हमें दे रखी है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर हुई मेरी बात? तो अपन ने इसमें भी क्या किया, बारी बारी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बाकी फेजेस मैंने इस वाले फेज को क्यों नहीं निकाला, भैया एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री हो गया, हट जाएगा। इसका भी यही काम है। इसके आगे वाले फेज की मैं बात करूँ इसकी, इसमें भी एरिया इधर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, पीछे वाले में भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ ये 2 फेज होंगे। समझना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से निकल गई, समझ रहे हो? तो कितनी अंदर रुकी, इतनी अंदर रुकी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं, ये अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा की। अब तक अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, आई होप बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी गॉस थ्योरम पे, जो अपना काम का थ्योरम था। तो गॉस थ्योरम ने जो कहा बच्चों, वो समझना ध्यान से। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर चार्ज बाहर प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर चार्ज बाहर प्रेजेंट है तो उससे लिंक फ्लक्स, क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरी क्लोज सरफेस है, यहाँ पे ये रही क्लोज सरफेस है, ये ध्यान रखना। तो अगर चार्ज बाहर प्रेजेंट है तो इससे लिंक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा पाई कितना हो जाएगा, अभी अपन कैलकुलेट कर कर आए हैं, 0 होगा। शेप पर फर्क नहीं पड़ता, किसी भी शेप एंड साइज का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्जेस अगर बाहर रखे हुए हैं क्लोज सरफेस से तो फ्लक्स कितना होता है बच्चों, 0। ये अपन मैथमेटिकली प्रूव भी कर चुके हैं और ये बात हमें याद भी रखनी है। अब दिक्कत ये थी, अगर यही चार्ज साला यहाँ अंदर आ जाए तो फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? देखो, इधर से अलग फील्ड लाइंस निकलेगी, इधर से अलग निकलेगी, इधर से हर तरफ से अलग अलग फील्ड लाइंस निकलेगी। तो जरूरी थोड़ी है जितनी एंटर हुई थी उतनी बाहर निकलेगी। पहले वाले केस में फ्लक्स 0 क्यों था? क्योंकि जितनी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर होती थी उतनी सरफेस से बाहर भी निकलती थी। अगर चार्ज अंदर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा, ध्यान रहे बात। तो गॉस ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस। अगर एक क्लोज सरफेस है और चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, ये चार्ज है, चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, ये हमारी क्लोज सरफेस हो गई। इसके अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी कि इट इज़ द इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि अगर अंदर चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो मेरी बात? ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। बाहर है तो 0, अंदर है तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q क्या है, इनसाइड चार्ज है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। हमें बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज मान लेता हूँ यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है, बाहर 4Q चार्ज है, हमारा आंसर होगा Q बाई एप्सिलॉन। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर कितना ही चार्ज है, वो हमारे सरफेस से बाहर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इनसाइड चार्ज से मतलब है। अच्छा, दूसरी बात, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट में ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता साहब, किसी भी शेप एंड साइज का हो उस पर गॉस थ्योरम आप लगा सकते हो, गॉस प्रिंसिपल आप लगा सकते हो। देखो, अब गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें ज़रूरी क्या है भैया, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन आपको दिखा रखा है, ये दिखा रहा है क्लोज इंटीग्रल को। किसको दिखा रहा है? क्लोज इंटीग्रल को। ये ध्यान रहे, हमारा इंटीग्रेशन है लेकिन क्लोज इंटीग्रेशन है। क्लोज इंटीग्रेशन से मेरा मतलब हो गया क्लोज सरफेस के लिए ही ये वैलिड है। अगर ओपन सरफेस के लिए आप इसको लगाना चाहोगे तो आप नहीं लगा सकते। क्लियर हुई मेरी बात? ये बच्चों आपको बहुत ध्यान रखनी है बात। गॉस थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, गॉसियन सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, गॉसियन सरफेस जो हम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह का सरफेस होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। समझाता हूँ कैसे, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये मेरा गॉसियन सरफेस है, S3 की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा गॉसियन सरफेस है। अब इसके किसी भी पॉइंट पर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, वो अगर E आता है तो इस वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही आना चाहिए, यहाँ निकालूँ तो भी E ही आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात?
तो उसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे कि मतलब इक्वल मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सेम होना चाहिए, तो ही हम उसे गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। एक गॉसियन सरफेस की कंडीशन थी, शेप कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस गॉसियन सरफेस होना चाहिए। यानी कि अगर अब देखो, अगर अपन को क्वेश्चन में गॉसियन सरफेस दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो मैं समझाता हूँ, एप्लीकेशन पर आते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको गॉसियन सरफेस बताता हूँ किस किस तरह की गॉसियन सरफेस हमारे पास होती है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होंगी शेप में, ये दिखा रखा मैंने। गॉसियन सरफेस कैसी होंगी, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यहाँ निकालोगे तो भी वही होगा, यहाँ निकालोगे तो भी वही होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है। ठीक है, अगर हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास चार्ज स्फीयर है, तो भी उसके लिए सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ये हमारे गॉसियन सरफेस है जो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं। ये क्या है, अपने गॉसियन सरफेस को मैं GS कह देता हूँ। ठीक है बच्चों, गॉसियन सरफेस है तो पॉइंट चार्ज है तो भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, और अगर हमारे पास स्फीयर दिया गया है तो भी हमारा गॉसियन सरफेस जो होगा बच्चों वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। एरिया कितना होता है स्फीयर का, तो बच्चों अपन डिस्कस कर चुके हैं, 4πr² हमारा एरिया होता है। अगर बच्चों में शीट दी गई है, ध्यान देना, अगर हमें शीट दी गई है, अगर ये कंडक्टिंग है, C लिख देता हूँ मैं, कंडक्टिंग है, तो ये सिर्फ इतना सा गॉसियन सरफेस बनेगा, इनकी एक साइड बनेगा। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो दोनों साइड बन जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस क्या है, कंडक्टिंग शीट में चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज जो है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं अभी आगे एग्जांपल तो इस चीज़ को समझाऊंगा, ये बात अपन पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखो बच्चों, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, और देखो, अगर हमारे पास चार्ज सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर है, तो उसका जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा बच्चों, सिलेंड्रिकल होगा। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, GS है ये। ठीक है, वायर हमें दिया गया है तो भी हमारा ये GS हो जाएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। यानी कि हमें जनरली दो ही तरह के शेप हमें देखने को मिलेंगे, या तो स्फेरिकल मिलेगा या फिर सिलेंड्रिकल मिलेगा। पक्की बात, जनरली जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम स्फीयर ले सकते हैं, चार्ज बॉडी में हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो हम पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं, शीट ले सकते हैं, वायर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर एक सिलेंडर ले सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या बॉडी लेंगे बताओ आप, यही सारे अपने पास शेप्स होते हैं। अब देखो अपन एप्लीकेशन पे आते हैं। सबसे पहले अपन गॉस थ्योरम, अब देखो गॉस थ्योरम के यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। गॉस थ्योरम अपने लिए एक स्मार्टफोन की तरह है बच्चों, अगर हमें इसे यूज़ करना आता है तो ये हमारे लिए बहुत काम की है, और अगर हमें इसे यूज़ करना नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के यूजेस क्या क्या हैं, देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जैसे जैसे अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं अलग अलग, यूज़ करना आता है तो काम की है, नहीं यूज़ करना आता तो बेकार है। ठीक है बच्चों, तो अपन सबसे पहले पहली एप्लीकेशन चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि हमें एक पॉइंट चार्ज दिया जाएगा, देखो आपके सामने एक पॉइंट चार्ज दिख रहा होगा आपको Q, हमें इसके कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये काम अपन कूलाम्स लॉ से भी कर चुके थे बच्चों, याद करो कूलाम्स लॉ से अपन ने सेम वर्क किया था। कैसे किया था, फोर्स कैलकुलेट किया था, इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज बिठाया था P पॉइंट पे, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया था, उसको Q0 से डिवाइड कर दिया था, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया था, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया था। ठीक है, यही काम अब देखो कूलाम में गॉस थ्योरम से करना है, स्मार्टफोन से करना है। कैसे करना है, अब देखो सिंपल सी बात, जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, क्या वह एक क्लोज सरफेस है, नहीं क्लोज सरफेस नहीं है सर, ओपन है। तो हम कहेंगे भैया ओपन है तो फिर तो गॉस थ्योरम लग ही नहीं सकती। गॉस थ्योरम के लिए तो कंडीशन ही यही थी कि क्लोज सरफेस चाहिए हमें, तो यहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं है बच्चों। क्लोज सरफेस नहीं है तो हमें सरफेस माननी पड़ेगी। कैसी मानेंगे भैया, पॉइंट चार्ज है तो सरफेस कैसी बनेगी बच्चों, स्फेरिकल, एक स्फीयर बन जाएगा R रेडियस का। ध्यान रहे, उस पॉइंट को कवर करते हुए हमें एक सरफेस ड्रॉ करना है। अब इस सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, आंसर सेम मिलने वाला है,
तो ये हमारी गॉसियन सरफेस होगी। सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें सबसे पहले देखना है क्लोज सरफेस है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो माननी पड़ेगी। जो सरफेस हमने मानी उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस। अब आते हैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे सरफेस को ना लेके पी पर छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। इस पूरे सरफेस को ना लेते हुए पी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। ध्यान रहे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये हमारा प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, ध्यान रहना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती। ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, हमारा पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमने छोटा सा एरिया ले लिया डी ए वैक्टर, इसको हम ए वैक्टर ना मान के फिलहाल यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं, डी ए वैक्टर मान रहे हैं। यानी कि हम पूरे स्फीयर की बात नहीं कर रहे हम छोटे से उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारा पॉइंट पी है। बस सीधी सी बात है, हम अगर कोई भी चीज़ लाते हैं या कोई भी चीज़ सपोज मानो खाना खा रहे हैं तो रोटी को एक साथ तो पूरी तो नहीं रख लेते ना, टुकड़े कर करके उसके बाइट लेकर हम उसको खाते हैं। वैसे ही हमने पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया ना मानते हुए मैंने उस पॉइंट का एरिया माना जहाँ पर हमारा पॉइंट पी था। मैंने एक छोटा सा एरिया लिया डी ए, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन कहाँ हुई बच्चों, बाहर की तरफ हुई। तो एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया अपने पास, 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री हो गया तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, सबको पता है, प्लस ई डी ए, हाँ कि ना। अच्छा, ये फ्लक्स जो होगा ये भी छोटा सा होगा क्योंकि हमने छोटे से चार्ज की बात की है। अब अपने को गॉस थ्योरम लगानी है। देखो गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये हमारे पास गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब देखो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था, गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट, अब देखो यहाँ पर मैंने क्लोज इंटीग्रल किया है डी ए का, ये हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी है, यानी कि छोटे से स्फीयर से, छोटे से एरिया जो मैंने माना था, इससे मैंने पूरे स्फीयर का चार्ज निकाला, पूरे स्फीयर का एरिया निकाल लिया, अपॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर क्यू इन कितना है बच्चों, क्यू इन यहाँ पर कितना है, जो कि हमारे अंदर चार्ज था, यानी कि प्लस का क्यू। तो मैंने यहाँ पर क्यू रख दिया, नीचे एप्सिलॉन नोट रख दिया। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा बच्चों, एरिया कितना होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, होता है नहीं होता। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो कुछ बनता है, क्या बनता है, ये K बन जाता है। तो K Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखो कुलाम्स लॉ से भी यही आंसर आया था, ये हमने गॉस थ्योरम से भी निकाल लिया। अब आप कहोगे जैसा हम कुलाम्स लॉ से आंसर आ ही रहा था तो हम गॉस थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं। भाई बात तो एक ही है ना, हमारा कुलाम लॉ से आंसर आया, गॉस से आंसर आया, हमारा तो आंसर आने से मतलब है। बच्चों इसके बहुत बेनिफिट हैं, ये आपको अभी आगे समझ में आएंगे, अभी नहीं समझ में आएंगे, देखते जाओ। ये तो एक स्टार्टिंग है बस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात। गॉस थ्योरम को यूज़ करना सीखो। तो हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब हमें लेते हैं चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब ध्यान दो बच्चों, अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर मेरे सामने है, चार्ज कंडक्टिंग है, ध्यान देना, कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कंडक्टिंग दिया गया था। अब एक्सटेंडेड बॉडी के लिए तो कुलाम्स लॉ लगता ही नहीं है, अपन ने लिमिटेशन में पढ़ा था ना बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको कुलाम्स लॉ से कैसे सॉल्व करोगे बताओ। लेकिन हमारे गॉस थ्योरम कहती है कि आप मुझे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की 3 कंडीशन है। या तो पॉइंट बाहर कहीं हो, आउटसाइड हो, या सरफेस पर हो, या फिर अंदर कहीं प्रेजेंट हो। 3 कंडीशन हमारे पास होती है
बाहर हो, सरफेस पर हो या फिर अंदर हो, 3 कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें 3 जगह निकालना है, आउटसाइड टू द स्फीयर, इन सरफेस टू द स्फीयर एंड इनसाइड टू द स्फीयर। 3 पॉसिबिलिटी होती है हमारी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। ए पॉइंट हमने लिया किसी डिस्टेंस डी पे, सेंटर से किसी डिस्टेंस डी पर हमने एक पॉइंट माना है ए। अब हमारी जो सरफेस दिखाई दे रही है वो ओपन है या क्लोज है, सबसे पहली बात तो बच्चों ओपन सरफेस है। रीज़न क्योंकि अभी ये कंप्लीट क्लोज नहीं है, ठीक है, तो हमारा गॉस थ्योरम लगेगी नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस मान ली। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, पूरी गॉसियन सरफेस को हम एक साथ तो एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम छोटा सा एरिया मान लेते हैं। उसी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस है तो बाहर की तरफ होगा। बच्चों वापस थीटा कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। देखो थीटा कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्लोज इंटीग्रल, 1 मिनट रुको, मैंने लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सब लिखा हुआ है। देखो ये हमारा गॉस थ्योरम हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, ई डॉट डी ई क्लोज इंटीग्रल, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन, वही पहले काम किया था जो ही है। यहाँ पर हम कर देंगे 4 पाई, इस बार डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, डी हो गई, तो 4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया सब कुछ सेम है, बस आर की जगह कितना आ गया, डी आ गया, आंसर आ गया हमारा। यानी कि हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस तरह से रिलेशन बनेगा। भाई के क्यू तो हमारा कांस्टेंट है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होने लगता है। फैक्ट बात है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सिखाता अपन ने, याद हो तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती थी, याद करो। ये डायरेक्शन, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होने लगती थी, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ बच्चों कम होता है। यहाँ पर भी हमें वही रिलेशन देखने को मिल रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला यूज़ था हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, वही डिट्टो कॉपी पेस्ट हुआ है बच्चों, कुछ भी नया नहीं है। बस फ़र्क ये है पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो हमें एक स्फीयर मिल गया। गॉसियन सरफेस मानना है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गॉसियन सरफेस मानो। उस पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, डी है, उससे लिंक फ्लक्स निकाल लो, फिर कंप्लीट एरिया कर दो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुई बात, आगे चलूँ। इसके बाद देखो अगला, अब हमें निकालना है सरफेस पर। तो देखो ये हमारा स्फीयर है, सरफेस पर है तो हम वही हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। सरफेस पर हमें निकालना है तो सरफेस ही हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। वही सेम तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर निकालने का, वही हमारी गॉस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो क्लोज इंटीग्रल लोगे तो आप ये बन जाएगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर, ई की जगह ई, क्लोज इंटीग्रल डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो डी की जगह यहाँ पर आर आ जाएगा। यानी कि सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। कैसा होता है बच्चों, ध्यान देना, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। निकालने का तरीका सेम है, सेम वही तरीका है, कुछ भी नया हम नहीं कर रहे। क्लियर हुई बात, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे हम सरफेस से बाहर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगता है। क्लियर हुई बात। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है इसका, तो इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है, तो बच्चों वो इनफाइनाइट तक जाता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। अच्छा इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो वही सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, हमारा फॉर्मूला यूज़ कर। अब ध्यान देना बच्चों, अंदर की साइड जो है हमारा जो क्यू है, चार्ज है, वो 0 है। अरे भाई कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इनसाइड तो चार्ज होता ही नहीं है ना। तो क्यू इन हमारा कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्यू इन 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। क्लियर हुई बात। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसी वजह से पता है इस फेनोमेना को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक शील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं।
यानी कि जैसे सपोज़ मानो आपने कभी सुना भी होगा, अगर कभी बिजली वगैरह गिर रही होती है तो हमें एडवाइस की जाती है कि कार के अंदर रहो। तो कार हमारे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर लाइटनिंग कभी आपकी कार पे गिर भी जाएगी तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, अंदर नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फ़ायदा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूँ, ये कर्व इंपॉर्टेंट है बच्चों, ड्रॉ करना है आपको। अगर कभी इसकी एप्लीकेशन आपको पेपर में पूछी जाती है तो आपको ड्रॉ करना है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो ग्राफ यहाँ चलेगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ग्राफ 0 पे होगा। सरफेस पर सडनली मैक्सिमम हो गया, फिर इसके बाद डिक्रीज़ होने लगेगा। समझ लो मेरी बात, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे डिक्रीज़ होता जाएगा। क्लियर हुई बात? ये अपने सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड देखो, इस बार हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकालना है। वही 3 कंडीशन यहाँ भी होगी, ए बी सी, यानी कि वही पॉइंट सरफेस पर भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तीनों कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन वही सब कुछ है, फ़र्क इतना सा है, पहले कंडक्टिंग था अब नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग था तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, नॉन कंडक्टिंग है बच्चों तो चार्ज इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीज़न मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ क्यों होता है ऐसा। ठीक है आगे। अच्छा बच्चों, ये जो अपन एप्लीकेशंस कर रहे हैं, गॉस थ्योरम कर रहे हैं, बोर्ड पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल बने या कोई दूसरी चीज़ बने। ठीक है, लेकिन ये अपने लिए बहुत काम की है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले तो हम चलते हैं आउटसाइड पे। तो आउटसाइड का केस सेम है, वही हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो हमने गॉसियन सरफेस माना, गॉसियन सरफेस, उसके बाद हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर को ड्रॉ किया। वही सब कुछ सेम, कुछ भी नया नहीं है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बाहर में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है जो हम करते हुए आए। याद करो, अपन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आगे देखो, अगर सरफेस पर है तो वही हमारा सब कुछ डेरिवेशन वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो डेरिवेशन सेम रहता है। क्लियर हुई मेरी बात? बस हमारा फ़र्क आता है तो सिर्फ डायग्राम का। अब देखो इनसाइड में, देखो बच्चों इस बार हमें इनसाइड निकालना है। पहले वाले केस में क्या था, क्यू इन हमारा 0 था। पहले वाले केस में बच्चों क्या था, हमारा क्यू इन जो था वो 0 था। इस केस में हमारा जो क्यू इनसाइड है बच्चों वो 0 नहीं है। क्यू इनसाइड 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा। क्यू इन कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं भैया टोटल वॉल्यूम कितना है V, उसमें चार्ज कितना है बच्चों, Q चार्ज है मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इस छोटे से गोले का वॉल्यूम मान लेते हैं, dV वॉल्यूम मान लेते हैं। कितना वॉल्यूम मान लेते हैं बच्चों इसका, dV। dV वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, भाई जाहिर सी बात है, देखो उसको मैं आपको एक और कैसे समझाता हूँ। देखो यहाँ से ध्यान दो, एक चीज़ समझना, ध्यान दो। हमने क्या कहा, पूरा वॉल्यूम कितना है, मैं वॉल्यूम के साथ लिखता हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई r, ये हमारे स्फीयर का वॉल्यूम होता है। इस वॉल्यूम में चार्ज कितना था, Q। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई। अच्छा, ये इस पूरे वॉल्यूम का था, ये कैपिटल R जो है ये वाली रेडियस है। ठीक है, अब हम चाहते हैं छोटे स्फीयर में, छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो ये अपना हो जाएगा, है तो स्फीयर ही, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है या नहीं, तो ये यूनिट में है। हमें चाहिए इस छोटे स्फीयर में चार्ज, तो यहाँ पर जो हमें चार्ज मिलेगा, dq चार्ज जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4π/3 से 4π/3 कट जाएगा, तो हमारा जो Q इन निकल कर आया वो कितना निकल कर आया बच्चों, देखो Q R क्यूब अपॉन, क्लियर हुई मेरी बात, समझ रहे हो? तो ये हमारा Q इन निकल कर आया।
अब हमें सॉल्व करना है। देखो सिंपल सी बात है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सब कुछ वही है, वही हमारा फॉर्मूला है। बस यहाँ पर हमें काम क्या करना है, डी क्यू की जगह डी क्यू वैल्यू पुट करो। देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। हो गया। यहाँ पर एरिया वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 अब ध्यान देना आर स्क्वायर से, सॉरी ये छोटा आर होगा, छोटे स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना अपन, तो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब की 2 पावर कट जाएगी। अब हमें बराबर करना है सिंपली, तो आप इसको इधर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के बन जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ से हट ही गया, तो यहाँ पर अपना बन जाएगा बच्चों के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ध्यान देना अब यहाँ पर आर हमारी कांस्टेंट है, क्यू हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है। जो ई इनसाइड है वो किस पे डिपेंड करेगी, ओनली डायरेक्ट पूछ लोगी आर पे। यानी कि देख बात ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे हम सेंटर पे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है, जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है, सरफेस पर आकर वो मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद फिर वो डिक्रीज़ होने लगता है। देखो यहाँ पे जब हम इनसाइड थे यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हुआ फिर कम होना शुरू हो गया। ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ होता है। दोनों में अंतर समझ में आया, फ़र्क इतना सा है, बस इनसाइड का फ़र्क है, फॉर्मूला याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण निकालते हैं। एक स्ट्रेट वायर हमने लिया, अब ध्यान दो वायर जो था बच्चों वो इस तरह से था, ये हमारे पास वायर था, हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा तो हमने सिलेंडर मान लिया। वायर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, सिलेंडर बनता है, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, पहले बता चुका हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे सिलेंडर के बच्चों 3 एरिया होते हैं, एक हमारा ये वाला एरिया सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया, और एक हमारा सिलेंड्रिकल एरिया। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल एरिया को मैंने S1 मान दिया, S1 कह दिया, सर्कुलर एरिया को मैंने S2, इसको मैंने S3 कह दिया। अब देखो ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा सब जगह। एरिया वेक्टर देखो, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इसका एरिया वेक्टर, तो भैया यहाँ तो 90 हो गया, मतलब इसका तो 0 हो गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। अपने पास रोल किस चीज़ का है, अपने पास रोल सिर्फ इस चीज़ का है, सिर्फ मेरे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर जो है, यानी कि S1 जो है उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा काम आएगा। बाकी S2 और S3 के कारण तो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्यों हो गया 0, क्योंकि सिंपल सी बात है थीटा 90 डिग्री हो गया। अब देखो अगर हम नेट फील्ड निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा गॉस थ्योरम, E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, डी ए की जगह में डी ए की वैल्यू रख दी। ये सिलेंड्रिकल एरिया है, सिलेंडर का कौन सा एरिया होता है बच्चे, सिलेंड्रिकल, 2 पाई आर एल। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, एल क्या है यहाँ पर लेंथ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इधर करके बताता हूँ सॉल्व, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। बच्चों Q बाई एल याद करो, क्या पढ़ा था अपन ने, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं अपन, लैम्बडा हो गया ये। अच्छा इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे को क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाए, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा 2 के लैम्बडा बाई आर। आया ना भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या बन जाएगा, के, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया लैम्बडा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 के लैम्बडा बाई आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक स्ट्रेट वायर के लिए। क्लियर हुई मेरी बात, पक्की बात समझ में आई। हमारा तरीका वही है बच्चों जो हम पहले करते हुए आए, फ्लक्स कैलकुलेट करने का। हमने अलग अलग सरफेसेस कर दिए, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, एंगल देखना है हमें। क्लियर हुई बात, ये हमारा 4th एप्लीकेशन था। आगे बढ़ते हैं, अब देखो हमें कंडक्टिंग शीट के लिए निकालना है। कंडक्टिंग शीट में मैंने क्या कहा था बच्चों, कंडक्टिंग शीट है
तो जो हमारा सरफेस बनता है, गॉसियन सरफेस बनता है, वो इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसमें दो एरिया है, पहला एरिया द्वारा, दूसरा सिलेंड्रिकल एरिया। सिलेंड्रिकल एरिया में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया इस तरफ, एंगल 90, तो इसका तो रोल ही ख़त्म। सिर्फ इसी का रोल है यहाँ पे, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 है, सिर्फ इसी का रोल है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मैंने एरिया है उसको मैंने S माना है, क्योंकि मुझे इसकी रेडियस नहीं पता, तो मैंने इसको S माना है। जब आप इसको लोगे तो E हमारा हो जाएगा Q/ε0 इंटू S। Q/S क्या हो जाएगा बच्चों, अपना एरियल चार्ज डेंसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर इसके मैंने सिग्मा कर दिया, तो ये बन जाएगा अपना σ/ε0। ध्यान रहे अगले चैप्टर में ये काम आने वाला है कैपेसिटर में, तो अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर हुई बात। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, हमें एक ही चीज़ को अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक ही प्रिंसिपल को अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ ईजी है। कंडक्टिंग शीट हो गई, नॉन कंडक्टिंग शीट। देखो नॉन कंडक्टिंग शीट में फ़र्क क्या आएगा, दोनों साइड बन जाएंगे स्पेयर। अब सिलेंडर जो है दोनों साइड बन जाएंगे, तो इसमें 3 एरिया हो जाएंगे अपने पास। 3 एरिया कौन सा, ये अपना S1, ये अपना S2 और ये अपने S3। अब देखो कौन 0 होगा यहाँ पे, S2 0 हो जाएगा। तो इसके कारण अभी भी अपन निकाल कर आए हैं σ/ε0, अभी भी निकला है अपन कारण। इसके कारण कितना निकला है, σ/ε0। टोटल कितना हो जाएगा, इसमें भी तो प्लस ही आएगा ना यार, इसके कारण भी प्लस ही है, तो टोटल कितना हो गया, हाँ या ना। टोटल फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, 5 अपना हो जाएगा 2 ही है। तो हमारा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया वो आ जाएगा σ/ε0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एरिया यहाँ पे डबल हो गया ना, 2S हो जाएगा ना, σ/2ε0 है, ये मैंने थोड़ा, ये अपना बनेगा σ/2ε0 बनेगा ये, ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये है, ये 2S है, बटा में जाएगा 2S, तो यहाँ पे σ/2ε0 बन जाएगा। क्लियर हुई बात, पक्की बात। ये हमारे पास एप्लीकेशंस थे गॉस थ्योरम की। क्लियर हुए बच्चों। यहाँ पर अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है गॉस थ्योरम। अब इस चैप्टर का लास्ट सेशन बचा है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये एप्लीकेशंस आपको समझ में आई होगी। बहुत काम का वीडियो है बच्चों, बहुत काम का टॉपिक है। एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखो, लेकिन इसको कंप्लीट करो। बोर्ड के पर्पज़ से ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है।